नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। विदेश में मनचाहा काम मिले और मुंह मांगा दाम मिले, ये सभी का ख्वाब होता है। हम सभी कभी न कभी अपनी पूरी जिंदगानी में विदेश में बसने का, विदेश में पढ़ने का, विदेश में पैसे कमाने का सपना जरूर देखते हैं। ऐसे सपने देखने वालों के लिए एक गुड न्यूज यानी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी हर तबके, हर तरह का काम करने वाले लोगों के लिए है। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने पाले, विदेश जाने के सुनहरे ख्वाब देखने वाले भारतीयों को लेकर वर्ल्ड डेवलपमेंट की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, और इसमें विदेशों में नौकरी तलाशने वाले भारतीयों, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, गेमर्स, इसके अलावा जो हैकर्स हैं, उन सभी के अलावा जो लो स्किल्ड लोग हैं, लो स्किल्ड कैटेगरी में काम करने वाले कामगार हैं, जैसे कि खेतीहर मजदूर या फिर आम कामगार, उन सब के लिए बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर की तस्वीर सामने आई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में भारतीयों की कमाई में 30 से 40 नहीं बल्कि 120% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 30 से 40% नहीं बल्कि 120% का इजाफा नजर आया है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका में डॉलर्स में कमाई करने वालों में हाई स्किल प्रोफेशनल्स ही नहीं बल्कि खेतीहर और मजदूर तबका भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लो स्किल्ड वर्कर्स की कमाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में तो इसमें 500% तक का इजाफा हुआ है, जबकि यूएई में 298%, तो गल्फ कंट्रीज में 118% की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के साथ ही कई बातें जहन में आती हैं। पहली तो ये, क्या ये दुनिया में भारतीय टैलेंट की डिमांड जो है वो पोस्ट कोविड रीस्ट्रक्चरिंग के कारण हुई है या कोई और वजह है? लो स्किल्ड वर्कर्स आखिर कौन लोग हैं, उनके लिए संभावनाएं क्या है, और अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो वो किस तरह की तैयारी करें? साथ ही भारत में अगर बेहतर मौके हैं और वहां के बराबर उन्हें एक बेहतर संभावना या सैलरी स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो यहाँ क्या मौके उनके लिए बन सकते हैं? इन सभी पहलुओं पर हम खास चर्चा करेंगे, मगर हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो इस रिपोर्ट की बड़ी बातें बता रही हैं। वो इंडियंस, वो भारतीय जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, जो सेटल हुए हैं, उनके कमाई में, अर्निंग्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक रिपोर्ट के थ्रू हम आपको बताएंगे किस तरह की अर्निंग्स का उछाल या जंप देखने को मिला है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? भारतीय जो विदेशों में सेटल हुए हैं उनकी कमाई 120% तक बढ़ गई है। अगर इसे प्रीवियस कुछ ईयर्स से कंपेयर करिए तो सिर्फ 30 to 40% का उछाल उनकी कमाई में हमें देखने को मिला था, बट अब जाकर 120% की कमाई की अर्निंग्स का उछाल देखने को मिला है। अब किस तरह के वर्कर्स जो है सेटल हुए हैं अब्रॉड, उनकी अर्निंग्स में उछाल दिखा है, और सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पर देख रहे हैं? अब बात करेंगे वैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स दोनों साइड्स पे काफ़ी डिमांड है। एग्रीकल्चर को लेकर अगर आप लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी बात करें, उनकी भी काफ़ी डिमांड है, और हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तो ऑफ कोर्स मांग बहुत ही ज़्यादा है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी आय 500% तक बढ़ी है, और भारत से यूएई जाने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी आमदनी जो है वो 300% का उछाल वहाँ पर हमें देखने को मिला है। और भारत से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हम देखेंगे अमेरिका और गल्फ कंट्रीज़ में, इंडियन सबसे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए जो बात सबसे पहले समझ में आती है वो यही है कि ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वो बहुत ही बड़ी संभावनाओं वाली जगह बन चुका है, और इसके साथ ही बाकी जो मुल्क हैं वहाँ पर भी भारतीय टैलेंट की, चाहे वो लो स्किल्ड वर्कर्स हों, चाहे हाई प्रोफेशनल्स हों, हाई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हों, उन सभी की डिमांड बढ़ रही है। और जो बातें हमने, जिन पहलुओं की बात मैंने की, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। जरा उनसे परिचय आपका करा दें। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है जितिन चावला, आप जाने माने करियर काउंसलर हैं। जितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इसके अलावा प्रणव सक्सेना है, को फाउंडर द वर्ल्ड ग्रेड से। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत। और जो वर्ल्ड ग्रेड है वो
विदेशों में जो पढ़ाई है उसको लेकर बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है। इसके अलावा हमारे साथ अनिल अग्रवाल हैं, सीईओ और को फाउंडर हैं इन क्रूटर से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले जो है वो चावला साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक आम जो भारतीय है वो अपनी जिंदगानी में ये ख्वाब देखता है कि साहब हम ज़रा कभी जाएं, या तो विदेश घूमने का ख्वाब तो सबका होता है, लेकिन एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा या तो विदेश में कोई अच्छी नौकरी पा ले या विदेश में कोई बहुत अच्छी डिग्री लेकर भले ही स्वदेश में काम करे लेकिन वहाँ की एक अच्छी डिग्री हासिल करे। और इसके अलावा एक ख्वाब होता है कि साहब मुमांगा दाम हमें विदेशों में कमाने का मौका मिले, तब बड़ा मज़ा आ जाए। इसमें एक छोटा सा फन फैक्टर भी है, थोड़ा सा अगर हम जोड़ें कि हम अक्सर अपने हॉरोस्कोप जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि साहब वहाँ ये तो लिखा हुआ है कि अगले साल या कभी हमें विदेश जाने का मौका मिलेगा या नहीं। हम अपने ज्योतिषी से भी इस बारे में पूछते हैं, या लोग लड़कियों की जब शादी करते हैं तो भी इस तरह की क्वेरीज होती हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प पहलू है ये, और ये रिपोर्ट उस पहलू को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती है। तो आपने भी मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट पढ़ी होगी। क्या बदला है पोस्ट कोविड जिसकी वजह से ये एक ब्राइटन पिक्चर हमें देखने को मिल रही है? तो अभी तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है, और मैं और मेरी कंपनी हम लोग नहीं सिर्फ भेजते हैं, लाइक आई वर्क इन, मतलब माई कंपनी वर्क्स इन गल्फ ऑल्सो। हम लोग स्कूल्स के साथ वहाँ भी करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज देते हैं। हम सबसे पहले कुवैत में स्टार्ट हुए थे, और आज हम ओमान, दुबई, कई और जगह, नेपाल, कई जगह काम करते हैं इंडिया के अलावा। तो क्या क्या चेंज हुआ है, तो पोस्ट कोविड एकदम से बाढ़ आ गई है बच्चों की जो बाहर जाना चाहते हैं। काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं बाहर जाएं। क्यों जाना चाहते हैं, इसके एक रीज़न है। अच्छा, खाली मनी रीज़न नहीं है। सबसे पहला रीज़न है इंक्लूसिविटी। मतलब वहाँ इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक हर आदमी को, हर एक, इवन स्टूडेंट भी हो तो मेरे को एक ट्रीटमेंट जो मिलेगा, मेरे को अच्छा इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये इससे भी हम देख सकते हैं, अगर आप यूएस में कंपेयर करेंगे, यूएस के माइग्रेंट वर्कर्स की जो कमाई है वो इक्वलेंट है यूएस के नेशनल एवरेज से, जो उनके सिटीजन्स हैं, या बल्कि कुछ सेक्टर्स में जैसे आईटी में तो कहीं ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इंडियंस एज अ ग्रुप लूँ, और मेरा अपना भाई भी बॉस्टन में काम करता है, तो अगर मैं इंडियंस एज अ ग्रुप लूँ तो इंडियंस का जो आईटी में काम कर रहे हैं उनका कहीं ज़्यादा है। तो इंक्लूसिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना चाहिए। सेकंड है कि उनके आगे बच्चे की प्लानिंग करते हैं, भाई पूरी फैमिली मूव हो गई, चलो इंडिया में अच्छा जॉब कर रहे थे, जैसा मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने किया। सो वो लोग कहीं, कोई लंदन चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई किसी और, हांगकांग में भी चले गए। तो दे रियलाइज कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, खासकर से यूएस जैसी कंट्रीज़ में। और कहीं पीआर अच्छा है, वहाँ पर आपको इजीली आप वहाँ के रेजिडेंट बन सकते हैं, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में। इवन फिनलैंड भी काफ़ी उभर के आई है। हम पिछले 4-5 साल से फिनलैंड में भी स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, नीदरलैंड्स में हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं। तो फिनलैंड क्यों, एक तो हैप्पी कंट्री है, मतलब वहाँ के फिनलैंड, स्वीडन के लोग अभी बात करते हैं, जबकि स्वीडन में अभी जॉब वीज़ा का इशू है, बट वहाँ के लोग बात करते हैं कि 4 दिन वर्किंग हो जाएगा, और इंडिया में तो अभी भी लोग 5 दिन 6 दिन काम कर रहे हैं। तो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा, दुबई आप जाओ तो बिल्कुल ग्लैमरस सिटी है, जहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लाइफस्टाइल एक अलग टाइप का है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट शाइनिंग सिटीज़ आई वुड से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होते हैं। फिर कुछ चेंजेस हो गए, हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जगह साइन अप्स कर रहे, जैसे यूके के साथ यूके ने हम इंडियंस के लिए स्पेशल एंटरप्रेन्योर वीसा, और इनफैक्ट और कंट्रीज भी कर रही हैं। तो एंटरप्रेन्योर वीसा से मैं जाके एक बिजनेस खोल सकता हूँ यूके में, मेरे को उसके लिए भी वीसा मिल रहा है, खाली पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए नहीं, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए भी एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ मैं फंडिंग रेज कर सकता हूँ, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से जापान में बहुत यूनिक वीसाज लॉन्च करें, बल्कि अभी थोड़ी देर टाइम पहले ही किया है। मेरे एक क्लाइंट हैं जो, उनका क्या काम है, वो इंडियन नर्सेज को जिनका 1 आध साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जापानीज लैंग्वेज में ट्रेन करते हैं, और उनको फिर जापान में हॉस्पिटल्स में जॉब्स मिलती हैं। स्टार्टिंग सैलरी टिपिकली इज 1,80,000 इंडियन रुपीज। सो मनी का तो खैर है ही है। So typically, lot of my students who come out from international universities will start with
2.5 lakhs to 4 lakhs पर मंथ। अब इंडिया में ये सैलरी लेना बहुत मुश्किल है। मतलब इंडिया में भी अच्छी सैलरीज हैं। आई एम इंदौर से मेरा एक स्टूडेंट निकला जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 2.2 lakhs पर मंथ थी, और हाँ हाईएस्ट 3 लाख के आसपास भी जाती है, बट वो रेयर इंस्टेंस है। वो मतलब 0.001% को मिलेगा। बाकी लोग क्या करें? अगर मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे क्लीन रोड चाहिए, मुझे अच्छी हवा चाहिए, तो लॉट ऑफ पीपल वुड जस्ट गो एंड माइग्रेट। So these are the issues which prompt a lot of Indians to go. हाँ, financial stability भी, भाई आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो you will generally be financially you will be stable. Within 10 years you will accumulate enough money. Maybe you want to start your own thing, या आप कुछ और काम करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं। कई लोग गए जाते हैं 3-4 साल काम करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, उसके बाद they get into education also. तो इस तरह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम इंडियंस को मिल जाती हैं। और इस समय इंडियन होने का बहुत फ़ायदा भी है कि इंडियंस आर सीन टू बी पीपल हु आर गुड एट आईटी, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इको, इंग्लिश। सरप्राइजिंगली या वी इंडियंस स्पीक द मोस्ट क्लियर इंग्लिश इन द वर्ल्ड। हम लोग सबसे ज़्यादा क्लियर इंग्लिश बोलते हैं। जब मेरे फ्रेंड्स जो कुवैत में सेम काम करते हैं, इनफैक्ट कल ही मेरी बात हो रही थी, मेरा एक फ्रेंड है हज़ीम, तो हज़ीम कहते हैं कि यार बताओ किस तरह से आइल्स में अच्छा स्कोर आए, कैन यू गिव मी अ गुड इंग्लिश टीचर। या यूरोप में आप चले जाए तो काफ़ी कंट्रीज में इंग्लिश स्पीकिंग इज़ एन इशू। या लेकिन हम इंडियंस थैंक्स टू आवर स्कूलिंग सिस्टम एक अच्छा लेवल आ गया है इंग्लिश का, थैंक्स टू सो मेनी अदर कंपनीज। अब तो एडटेक कंपनीज आ गई हैं। सो ये सब करते करते हमारा इंग्लिश का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है, और हम उसको यूज़ करते हुए काफ़ी जॉब्स में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको टीचिंग मिलेंगे, आप टीचर्स मिलेंगे इंडिया से। आप गल्फ में जाएंगे आपको सिविल इंजीनियर्स सारे इंडिया के मिलेंगे, सारे। मतलब आप सिविल इंजीनियर्स देख लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स देख लो, आपको सारे लोग मिलेंगे। आप हम बात कंस्ट्रक्शन और में देखेंगे सब यही वजह है चावला जी कि जिन चीज़ों का आपने इंसाइट दिया वो बड़े गौर से मैं भी सुन रहा था कि साहब कितनी बड़ी संभावनाओं भरा ये संसार है जिसको आज भारत के टैलेंट से जोड़ के देखा जा रहा है। और भारत का टैलेंट जब दुनिया में दम दिखाता है तो वो किस तरह की धमक होती है उसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। अनिल अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि इस पूरी चर्चा में जिस सबसे बड़ी बात का जिक्र किया गया वो किया गया कि साहब ठीक है, हाई प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोफेशनल, बात कर लें हम गेमर्स की, बात कर लें हम मैथमेटिशियंस की, बात करें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ों की, इसमें तो प्रोफेशनल्स की डिमांड है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि साहब जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो खेतिहर मजदूर हों, चाहे वो आम मजदूर हों, किसी और सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, उनका न सिर्फ एक तरह से उनकी फिगर्स भी बढ़ी है बल्कि उनकी वैल्यू भी बढ़ी है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये लो स्किल वर्कर्स जो हैं ये कौन लोग हैं और इनके लिए जो जाने का रास्ता होता है वो किस तरह का होता है। अगर हम एक तरह के अवेयरनेस भी फैलाएं उस दिशा में भी देखें। मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जब कोविड था तो कोविड में काफी देखेंगे तो लो स्किल वर्कर को काफी नुकसान हुआ था। उनको 2 साल में मतलब जब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और सारे कंस्ट्रक्शंस बंद थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लोज थे, तो सबसे ज्यादा नुकसान लो स्किल वर्कर को ही था। एंड तब डिमांड आई थी आईटी स्किल्स वर्कर की। एंड लास्ट 2 साल में मतलब पिछले 2 साल में सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा था, सब ऑल मतलब इंटायर कंपनीज, सारी दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही थी। तब आईटी डिमांड के वर्कर बहुत ज्यादा थे। तब वो 2 साल में आईटी टैलेंट्स इतना रिक्वायरमेंट था। तब इंडिया ने आईटी टैलेंट्स बहुत रिसोर्सेस प्रोवाइड भी किए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि रिमोट वर्किंग वाज अ न्यू थिंग। मतलब कंपनीज ने जाना कि रिमोट वर्किंग से भी यूएस में बैठे बैठे हम आईटी टैलेंट को इंडिया में हायर कर सकते हैं। तब आईटी वर्कर्स के लिए काफी जो सैलरी था 2 गुना या 3 गुना बढ़ गए थे। मतलब 15 लाख की सैलरी 30 लाख या 45 लाख भी हो गए थे। बट वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे या जो जूनियर वर्कर्स थे उन लोगों के लिए काफी मुश्किल था ये मतलब पिछले 2 साल में कंस्ट्रक्शन। नाउ अभी जब हमारा अभी पैंडेमिक खत्म हो गया है एंड व्हाट वी कैन सी इज
कंपनीज लोगों को दिख रहा है, मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर्स, ये सब सेक्टर्स आगे बहुत बढ़ रही है। और यहाँ पे लग रहा है कि कंपनीज को मतलब यहीं पे नॉन स्किल्ड वर्कर जो लोअर क्लास में वर्कर थे, वहां पे अब इनकी मतलब यहाँ पे इनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है अब इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इन सेक्टर में बहुत आगे जा रहा, तो स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे बहुत फायदा मिल सकता है इन चीजों में, जहां पे आईटी स्किल्स में लास्ट 2 साल में मिला था। बहुत अहम बात आपने कही है। और ये जो टेबल टर्न हुई है लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, वो हुई किस वजह से है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। जाहिर सी बात है, अब ज़रा समझना होगा क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे जो हैं वो ये शो देख रहे होंगे। प्रणव सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताइए कि ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है, एथिकल हैकिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं कि साहब ये जो हैं ये कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमेशा डिमांड है और डिमांड रहेगी। लेकिन क्या पोस्ट कोविड कुछ ऐसे एरियाज़ भी खुले हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से है? जैसा कि चावला साहब भी कह रहे थे कि साहब लिंग्विस्टिक अप्रोच जो है वो बड़ी है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स की डिमांड बड़ी है। हम देखते हैं गूगल या बाकी जैसी कंपनियां भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना फोकस बढ़ा रही हैं। तो इस तरह से कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है कि विदेश में कोर्सेज की डिमांड है, या देश में ही ऐसे कोर्सेज करके विदेश में एक बेहतर दाम मिल सकता है, बेहतर जो है कमाई के मौके बन सकते हैं? थैंक यू प्रशांत। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आई थिंक सबसे पहले तो ये हमें समझना जरूरी है, ये हमारे बाकी पैनलिस्ट ने टच अपॉन करा कि एस्पिरेशन कितना है बाहर जाने का, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एस्पिरेशन ऑफ कोर्स कोविड के बाद बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये एक जो बाहर जाने का एस्पिरेशन है, जो एक वैल्यू दी जाती है, एक हेलो दिया जाता है बाहर जाने को, ये हमेशा से रहा है। अगर आप पिछले 20, 30, 40 साल का डेटा देखेंगे, स्टूडेंट्स हैव बीन वांटिंग टू गो आउट फॉर एवर, राइट? हमारे पैनलिस्ट ने आईएलटीएस की बात करी। अगर आप ये देखते हैं कि कितने बच्चे बाहर, कितने बच्चे आईएलटीएस जैसा कोई एग्जाम देते हैं बाहर जाने के लिए वर्सेस कितने बच्चे जा पाते हैं, आप देखेंगे देयर इज अ मैसिव गैप देयर। तो ये गैप क्यों है, राइट? और ये इतने बच्चे क्यों बाहर जाना चाहते हैं? इसमें एक एस्पिरेशन की बात करी थी, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ तकनीकी खामी आ गई है जिसकी वजह से प्रणव से हमारा जो है वो संपर्क टूट गया है। लेकिन जितिन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं उन सब के बीच में सवाल ये भी उठता है कि साहब जब इस तरह का पैसा मिल रहा है बाहर, तो क्या ये भारत के नज़रिए से थोड़ी चिंताजनक बात है? क्योंकि अगर हम लो स्किल्ड वर्कर्स भी हमारे बाहर जाके ज़्यादा उनको आमदनी हो रही है, तो भारत में कहीं ना कहीं उसकी कमी भी होगी, और ये भी होगा कि एक नैरेटिव बनेगा कि साहब थोड़ा बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे। उस लिहाज से आखिर किस तरह से काम करना होगा, या आपको लगता है कि थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा? मेरे को लगता है कि देखिए, दोनों चीज़ हैं। एक साइड में तो अच्छी बात है, इंडियंस जाते हैं, और आप जो जहाँ से ट्रेडिशनली कई सालों से लोग जा रहे हैं, जैसे अगर मैं केरला की बात करूँ, आंध्र प्रदेश की बात करूँ, तो बहुत पैसा वापस इंडिया में आता है। मतलब एनआरआईज ने अभी भी कहते हैं, कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं कॉस्टम प्रोजेक्ट, कि ये वही एनआरआईज के लिए है, महंगा है लेकिन एनआरआईज तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। विला प्रोजेक्ट है, आज गोवा में आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मतलब दे आर टारगेटिंग एनआरआईज या इंडियन स्टेइंग आउटसाइड। तो एक बहुत अच्छा एक हमारे पास फंड्स एक तरह से बाहर से कमाई करके इंडिया में लोग बेचते हैं, लगाते हैं। मेरे ब्रदर आया तो ही इज़ लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी है, सो इस तरह से है। दूसरी बात क्या है कि हाँ, ये भी है कि बहुत अच्छा टैलेंट बाहर जा रहा है, बट आई एम सीइंग अ रिवर्सल ऑल्सो। लोग जाके 10, 12, 15 साल काम करके और फिर इंडिया में भी वापस आ रहे हैं इन अ सीनियर पोजीशन, क्योंकि इंडिया में भी पिछले 10 साल में अपॉर्चुनिटी बढ़ गई हैं, लेकिन बाहर का एक्सपोजर उन्हें, अगर वो इंडिया में ही रहते तो शायद एक पोजीशन में 20 साल में पहुंचते, आज वो 10 साल में या 7-8 साल में पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर ऐसा मिल गया, वो ऐसी पोजीशंस पर रहे, बाहर
एक फटाफट से ग्रो कर पाए, तो आज वो इंडिया में भी आके वापस करें। तो दोनों साइड में ये फ्लो है। और एक तीसरी चीज, कुछ एरिया जो हम पहले बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से बात पूरी नहीं हुई, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। हम इंडियंस मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज हैं हमारे यहाँ, काफ़ी 370 से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। ऐसी डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी हमारे इंडिया में काफ़ी मतलब बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे एनडीआरयू है करनाल में, ऐसे और भी काफ़ी बड़े बड़े संस्थान हैं। फिर आप आ जाइए साइबर सिक्योरिटी, तो इंडिया आज भी काफ़ी वर्ल्ड ओवर मतलब अच्छे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करता है, या लोग इस एरिया में जाते हैं। फिर चौथा एरिया फाइनेंस। इनफैक्ट मैं जब भी यूके जाता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, और बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड होता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। मतलब आप यूके का देख, आप मेरे साथ गल्फ चलो, काफ़ी सीएज वहाँ पर सीईओज बने हुए हैं। या सो फाइनेंस, और अब लेटेस्ट फिनटेक विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस फिनटेक में आपको फिर से इंडियन मिलेंगे। इकोनॉमिक्स, इको, सो अगर मैं इकोनोमेट्रिक्स, उसमें भी एक लेटेस्ट है इकोनोमेट्रिक्स, तो इसमें अगेन आपको काफ़ी सारे इंडियंस मिलेंगे। तो ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जिसमें इंडियंस ने खूब अच्छा किया है। इसी तरह से अगर मैं एक बात करूं, जो हम करते हैं एंट्री लेवल जॉब्स की, और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, लेकिन मशीन वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स, मतलब गल्फ का सारा मशीन ऑपरेटर्स का काम इंडिया से। गारमेंट टेक्नीशियन, गारमेंट्स के जो मशीन्स को ऑपरेट करेंगे, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे, अगेन वो इंडिया से। उसके बाद अगेन गल्फ में तो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, तो ये सब एंट्री लेवल जॉब्स हैं। यहाँ भी काफ़ी मतलब इंडिया से पूरे वर्ल्ड में एक तरह से सप्लाई है। नर्सेज बहुत ज़्यादा, मतलब यू कांट इमेजिन। यूके, प्रणव से मैं जी जापान, समय सब कम है, जगह समय कम है चावला साहब। प्रणव से जो मैंने सवाल किया, उस सवाल का बहुत विस्तार से आपने जवाब दे दिया। प्रणव, आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि एक बड़ा एक मैं तमाम पहलुओं से जब गुजर रहा था, तो हेल्थ सेक्टर जो है, और ख़ास तौर पे उसमें हम देख रहे हैं नर्सेज, और ख़ासतौर पे यूरोप और यूके की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ से रुझान बढ़ा है। क्या आप लोग भी इस तरह के फिगर्स देख रहे हैं, या इस तरह की डिमांड देख रहे हैं कि नर्सिंग या हेल्थ कोर्सेज, बाकी चीज़ें तो हैं ही जैसा मैंने गिना है, क्या इसकी ओर रुझान बढ़ा है भारतीयों का? थैंक यू प्रशांत, एंड सॉरी फॉर दैट टेक्निकल इशू। तो सबसे पहले तो मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा वो पहले सवाल पे, एंड आई थिंक हमारे दूसरे पैनलिस्ट चावला जी बोल रहे थे उसके बारे में, राइट। तो कुछ तो आपके एवरग्रीन कोर्सेज होते हैं, राइट, बिजनेस और आईटी की हमने बात करी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग की बात करी, तो ये तो कुछ एवरग्रीन स्ट्रीम्स हैं जो इनके लिए हमेशा से डिमांड रहा है। आज के दिन पे भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देखेंगे तो 60-70% बच्चे इन्हीं कोर्सेज के लिए जाते हैं, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट। दीज आर ऑल टेस्टेड एंड एवरग्रीन कोर्सेज, बट देयर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ स्ट्रीम जहां पे हम देख रहे हैं सडनली डिमांड बढ़ रहा है, एंड स्पेशली फॉर टैलेंट फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप कोर्सेज देखते हैं विच हैव रिसेंटली बिकम वेरी फेमस, आपने डेटा की बात करी, तो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, वेरी वेरी इन डिमांड स्ट्रीम। हम लोग बहुत मैसिव डिमांड देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो खुद आके हमसे पूछ रहे हैं कि हम डेटा में और बिजनेस एनालिटिक्स में क्या कर सकते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, another stream that has become very very important and very popular among students. And then coming to your the second question, Prashant, the other field that we have suddenly seen become very very popular, और जो बहुत बच्चे खुद आके पूछ रहे हैं, and there is a massive demand, is healthcare, right? हेल्थ केयर में भी अगर आप देखेंगे तो 2-3 सब डिविजन होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग करीब हर साल 8 से 10 हजार बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में, यूके में पढ़ाते भी हैं, उनको बाहर भी भेजते हैं। एंड वन ऑफ द कोर्सेज जहां पे हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा है वो है मेंटल वेलबींग। सो देयर आर मोर एंड मोर पीपल हु वांट टू डू मेंटल हेल्थ, एंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल लोग अपने घरों में बंद थे, सोशल सेक्लूजन था, मेंटल हेल्थ जैसे कोर्सेज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। नर्सेज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर वर्कर्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो डेफिनेटली अगर आपको इफ यू लुक एट डेवलप्ड कंट्रीज, आपने यूके की बात करी, हम ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम करते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास ये डेटा है, कोर्सेज जैसे नर्सिंग, मेंटल अहम बात है, और ये
इस सवाल का मतलब यही था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें और ऐसे रिसर्च और ऐसे डेटा सामने आ रहे थे जो बता रहे थे कि बहुत तेज़ी से इसमें रुझान बढ़ा है। एक आखिरी सवाल मैं अनिल आपसे लेना चाहूँगा। जब हम लो स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अंग्रेज़ी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ठीक से हिंदी भी नहीं जानते, वो तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, बाकी भाषाएं जो हैं, बांग्ला, उड़िया जो भी हैं, वो अपनी क्षेत्रीय ज़ुबान में ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर जब वो किसी विदेशी ज़मीन पे जाते हैं तो क्या कोई ख़ास तैयारी करवाई जाती है उनकी, या वहीं जाके उनकी ट्रेनिंग होती है? ज़रा इस पे अगर आप रोशनी डाल पाएँ। तो देखिए, लोकल लैंग्वेज जो होता है इंडिया में, वो इंडिया में बोला जाता है। बाहर देखेंगे तो मोस्टली इंग्लिश ही बोला जाता है। तो अभी मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है जो इंग्लिश के लिए आपको कोचिंग दिया जाता है। अभी इतने सारे स्टार्टअप एडटेक सेक्टर में हमने देखा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करवाते हैं, जो लोअर स्किल पीपल होते हैं उनके लिए वो इंग्लिश कोर्सेज करवा के इंग्लिश फॉरेन में भेजते हैं। बिकॉज जो लोकल लैंग्वेज से एक्चुअली में प्रॉब्लम होता है जब वो बाहर जाते हैं। तो इसलिए जो एडटेक कंपनीज वगैरह अभी काफी हमने देखा है लास्ट 2 साल में, हमने जब कोविड था एंड कोविड के बाद भी, तो ये सब कोर्सेज काफी सारे चले। इन सब कोर्सेज की वजह से उनको वहां पे जॉब लगता है। इवन वहां पे भी हमने देखा कि लोकल कम्युनिटी होते हैं जो ये सब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में वहां जाने को, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में ये सब में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब में काफी मदद मिलती है। बहुत बहुत अहम बात। और यही सवाल मेरा बड़ा क्विक आंसर मैं चाहूंगा जितिन सर, अगर आप इस पे रोशनी डाल पाए। ये जो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर है, मतलब मेरा बड़ा वाजिब सा सवाल है, बड़ा कॉमन सा सवाल है, मेरे जहन में ये सवाल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये चैलेंज रहता है या इसके लिए अब बहुत सारी टूल्स और बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं? हिसाब से तो ये कम होता जा रहा है। वैसे भी जैसे जैसे AI बेस्ड टूल्स आएंगे आपस में कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बारी फ्लाइट से, मैं US से वापस आ रहा था, तो कनेक्टिंग फ्लाइट ज्यूरिक से थी। सो ज्यूरिक से एक और इंडियन ही आया जो कि यूपी के एक छोटे से विलेज से था। और अगर मैं उसे कंपेयर करूँ एज सच तो ना इंग्लिश ना हिंदी भी इतना डिटेल में नहीं, ना जर्मन, लेकिन फिर भी वो वहाँ एक अपना रेस्टोरेंट चला रहा है और 6 जर्मन्स को एम्प्लॉय किया हुआ है और बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, उसके अंकल ने उसे सेटल होने में हेल्प कर दी, बट वो एक बढ़िया सा काम करके और 6 लोगों को एम्प्लॉय करके अच्छा वो करा रहा है। वो कोई खास एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं थी उसकी। यही रिजल्ट जो हैं, यही रिजल्ट जो हैं, यही तस्वीर जो है वो भारत की एक सक्सेस स्टोरी, और जो इस दिशा में भी हम जिस ग्रोथ स्टोरी की आज चर्चा कर रहे हैं उसकी कहानी बयां करती है। समय कम है, बड़ी शानदार चर्चा रही। हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से तमाम इंसाइट्स और बड़ी स्पष्ट भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपने बताया कि आखिर ये जो बेहतर तस्वीर हमें नजर आ रही है, इसके पीछे की वजह कहाँ है, कहाँ चैलेंजेस हैं और किस तरह से मौके बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।